हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स देखिए हमारे संविधान के पार्ट 3 में अंकित किए गए हैं। इसके साथ में फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मूल अधिकार मतलब, ये कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सिएबल होते हैं। मतलब अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो व्यक्ति, ग्रीव्ड जो पर्सन है, वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इसको बोला जाता है एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स। कानून के द्वारा इनकी रक्षा, इनका पालन किया जाता है। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में इनको समझाया और बताया गया है। इनकी जो प्रेरणा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, बिल ऑफ राइट्स। इसकी हालांकि जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई थी, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 1215 में मैग्ना कार्टा आया था राइट्स के बारे में। लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो लिया गया है, उसी से प्रेरित होकर जो इंग्लैंड का था, वहाँ से फिर यूएसए में उसको बहुत अच्छे से उसको बनाया गया। और यूएसए से के बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने प्रेरणा लेके इसको हमारे संविधान में शामिल किया। अगर प्रारंभ की बात करें, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय पे हमारे संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल राइट थे मूल रूप से। कौन कौन से हैं, जैसे टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको समझते हैं पहले। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया है। फिर है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 एंड 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। सिक्स्थ है राइट टू प्रॉपर्टी, ये था, असल में इसको बोला जाएगा था, ये आर्टिकल 31 में समझाया गया था। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 के तहत समझाया गया है। हालांकि ये जो सिक्स्थ है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था। राइट, अभी हमारे यहाँ पे 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है, क्योंकि जो 7वां था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट ना होके वो एक लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है। और ये 300A जो है, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 12 में आता है। राइट, अब इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहली बात, ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसको परमानेंटली रिपील नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को, इनको हमारे संविधान के अंदर बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही विस्तृत रूप में, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, 12 से 35 तक बहुत ही विस्तृत रूप से इनको समझाया गया है। फिर है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब सार्वभौमिकता। जितने भी संवैधानिक ये हमारे मूल अधिकार हैं, इनको किसी भी प्रकार से रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्रीड, एज, जेंडर, इसके बेसिस पे किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं किया जा सकता है। दे आर फॉर एवरीवन। ये जस्टिसिएबल है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अगर कोई इनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षा करते हैं। यस, दे आर अमेंडेबल, इनमें संशोधन किया जा सकता है। एंड लास्ट इज स्पेशल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज। संविधान के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक ग्रुप्स का, जैसे रिलीजन वाइज, या फिर आप कह लीजिए विमेन, चिल्ड्रन, इन सब का बारे में ध्यान रखा गया है और उनको स्पेशल तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अब देखिए, अब समझते हैं हम लोग, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हैं, लेकिन इनको एनफोर्स किस तरीके से किया जाएगा? ऑफ कोर्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? स्टेट। तो स्टेट क्या होता है? देखिए, स्टेट की जो व्याख्या है वो स्पेशली संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 के तहत की गई है। सही है, जिससे कि समझ में आए कि स्टेट है क्या,
हु इज़ द मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन द कंट्री। ठीक है, अब इसी के तहत एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस, इनका जो केस है उसके बारे में भी ये व्याख्या की गई है कि जो पार्ट 3 है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पार्ट 3 है उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि संविधान के अंदर प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो लोगों को प्रदान किए जाएं और उनका किसी भी प्रकार से स्टेट के द्वारा इन्वेजन ना हो। वो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो डेफिनेशन जो है इसकी आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म स्टेट। इसमें 4 कंपोनेंट्स बताए हैं। स्टेट क्या होता है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब तत्व। सबसे पहला है सरकार एवं भारत की संसद, मतलब सेंटर जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ठीक है ना, लेजिस्लेचर, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा का पूरा। दूसरा आता है स्टेट में गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जैसा सेंटर में है वही स्टेट के अंदर है, मतलब यहाँ के गवर्नर, मुख्यमंत्री और इनका पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो। तीसरा आता है सारी की सारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं। लोकल अथॉरिटी में जैसे कौन सा आएगा, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गई, जैसे कि पंचायत हो गई, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है ना, या फिर और अलग तरीके के जैसे कि ट्रस्ट बोर्ड होते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? नोटिफाइड एरिया है, वो सब किस में आएंगे? लोकल अथॉरिटीज भी स्टेट का एक पार्ट है ना। उसके बाद देखिए लास्ट है इसका जो 4th कंपोनेंट है स्टेट का, वो है ऑल अदर अथॉरिटीज। इन तीनों के अलावा जो कोई और अदर अथॉरिटी है, जैसे कि चाहे वो स्टैट्यूटरी कानूनी या गैर कानूनी, गैर कानूनी से मतलब जो कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अंकित नहीं है ना, मतलब लीगली जैसे एक तरीके से संसद के किसी कानून के प्रावधान के तहत जिसका निर्माण नहीं किया गया है। जिसका निर्माण किया जाता है वो होता है स्टैट्यूटरी, और जिसका होता है नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे कि LIC गवर्नमेंट की एजेंसी है, ONGC और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी जो चीज़ें हैं ये दे ऑल फॉर्म स्टेट, ये स्टेट के तत्व हैं। सही है। अब देखिए इसी से संबंधित बात है आर्टिकल 13 के अंदर, है ना, क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार से काम करते हैं उसको पूरा का पूरा समझना बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ फंडामेंटल राइट जो 6 हैं उन्हीं को समझना नहीं होता है कि कौन कौन से उनको याद कर लिया, पूरा उसका डिटेल एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाती है, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें अंकित है? आर्टिकल 13 के अंदर वो सभी कानूनों के बारे में बताया गया है दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन, जो किसी भी फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाते हैं। मतलब संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो कि फंडामेंटल राइट को चुनौती देता है, तो ऐसे किसी भी कानून को वॉइड या नल घोषित किया जा सकता है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आर्टिकल 13 के तहत एक नया पिटारा खुल जाता है जिसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ से देखिए उसको समझिए, मतलब कोई भी संसद के द्वारा पारित कानून का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट को चुनौती तो नहीं दे रहा है किसी भी तरीके से, उसके किसी प्रावधान के खिलाफ तो नहीं है। ये है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती है। 5 तरह की रिट होती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अमेरिका में 6 तरह की रिट्स हैं, हमारे यहाँ पे 5 हैं। और हाई कोर्ट में होती है आर्टिकल 226 के तहत कोई भी रिट दाखिल की जा सकती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी से संबंधित है केशवानंद भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। केशवानंद भारती केस के अंदर ये तय किया गया कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यस ये जो है कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब केशवानंद भारती केस में जो कि 1973 का केस है उसमें ये बात मानी गई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और किसी भी कानून को जो कि इससे संबंधित या इसकी किसी प्रावधान को चुनौती देता है या इससे संबंधित नहीं है
तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो ये है केशवानंद भारती केस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसी के तहत दूसरी चीज हमें समझते हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित, वो है सस्पेंशन ऑफ राइट्स। सस्पेंशन ऑफ राइट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कुछ विभिन्न प्रकार की स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग, किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल अंडर आर्टिकल 352, अगर वो लगाया जाता है तो उसमें जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट 2 उनको कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो इमरजेंसी सीन में है, उनको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 इनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस, करेक्ट। इसके बाद आता है अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 तरीके की जो फ्रीडम है वो दी गई हैं, लेकिन उन फ्रीडम को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और कुछ किसी एक स्पेशल ओकेजन में। कैसे? इट कैन बी सस्पेंडेड इफ देयर इज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। 352 के तहत जो इमरजेंसी लगती है वो 2 तरीके से लगती है, या तो अंदर से कुछ प्रॉब्लम है देश में और या फिर बाहर से है। ठीक है, अगर बाहर से है तो 19 जो आर्टिकल है, 19 जो के तहत जो स्वतंत्रता दी गई हैं 6, वो सस्पेंड कर दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंटरनल रेबिलियन है, इंटरनल इमरजेंसी है, आर्म्ड रेबिलियन है, तो इनको सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉज। कुछ स्पेशल ऐसी सर्कमस्टेंसेस और ऐसी कंडीशंस होती हैं देश के अंदर फ्रॉम द परव्यू ऑफ सिक्योरिटी कि किसी किसी जगह पे जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट भी किया जाता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, दे आर जस्टिसिएबल, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इसमें कुछ लीनियंसी भी दी गई है। जैसे अंडर आर्टिकल 33 ये मेंशन किया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य, पैरामिलिट्री के, पुलिस, इंटेलिजेंस या इसी प्रकार की किसी जो अन्य अभिकरण हैं, अन्य एजेंसीज हैं, अन्य सर्विसेज हैं, इन सब के सदस्यों के अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 33। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये जो मैन इन यूनिफॉर्म होते हैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ स्पेशल करते हैं देश के लिए। इसके बाद एक और दूसरी बात है इसी आर्टिकल 33 से रिलेटेड, देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर किसी एक एरिया के अंदर मार्शल लॉ, मतलब वहाँ पे फोर्सेस को स्पेशल जो पावर्स हैं वो दी गई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर था, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड हुआ, जैसे कि मणिपुर हुआ जहाँ पे इंसर्जेंसी थी काफ़ी, है ना, असम के कुछ एरियाज़, तो वहाँ पे जो मार्शल लॉ के तहत भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दे कैन बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू की जा सकती हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, क्या वो देश के नागरिकों के लिए, और अगर देश में कोई बाहर का नागरिक आता है, फॉरेनर, दोनों को क्या समान रूप से फंडामेंटल राइट दिए जा सकते हैं? तो देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के लोगों के लिए हैं। अगर कोई फॉरेनर बाहर से हमारे देश में आता है तो उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 किसी चीज़ से संबंधित है? आर्टिकल 15 संबंधित है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा किसी के रिलीजन, कास्ट, जेंडर या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। मतलब प्लेस ऑफ बर्थ आ गया ना इसके अंदर, तो अगर वो फॉरेनर है तो वो भारत का मतलब नागरिक नहीं है ना, यहाँ पे बात हो रही है इनसाइड ऑफ आवर कंट्री, है ना, हमारी टेरिटरी की। ठीक है, तो 15 जो आर्टिकल है 15th वो सिर्फ किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है 16 जो अनुच्छेद 16 जो है वो संबंधित है किस चीज़ के लिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
रोजगार के संबंध में हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉरेनर को तो रोजगार नहीं दे सकते ना, सिंपल सी बात है। फिर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत 6 तरीके की फ्रीडम है, ठीक है ना, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। तो ये जो है 6 जो ये फ्रीडम है ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। देन आर्टिकल 29। आर्टिकल 20 के अंदर बात है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट, उसकी लिपि, एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, हमारे देश के अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, उनकी लिपि के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। ये सिर्फ भारत के नागरिकों की माइनॉरिटी की बात हो रही है। एंड लास्ट इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 है कि कोई भी जो माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको बना सकता है, उनका प्रशासन उनको एडमिनिस्टर कर सकता है, लेकिन कौन? सिर्फ भारत की माइनॉरिटी। तो ये जो है 1 2 3 4 5 ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, दे आर एप्लीकेबल या अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए समान रूप से लागू किए जाते हैं। लेकिन फॉरेनर कौन हो? वो फॉरेनर किसी भी एनिमी कंट्री का नहीं होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान इज आवर एनिमी कंट्री। तो उसके किसी भी नागरिक को, या फिर उस समय पे सरकार जिसे एनिमी कंट्री मानती हो, तो उसके नागरिकों को, या अगर वहाँ का कोई नागरिक हमारे देश में आया है तो उनको वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे। करेक्ट। अभी ना आर्टिकल्स को देखते हैं, जैसे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिंपल है। फिर आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 किसके लिए संबंधित है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सही है। ये आर्टिकल 20 जो है ये इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है किससे संबंधित है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से संबंधित है। उसके बाद आता है आर्टिकल 23, ये संबंधित है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित, या फिर कोई फोर्स्ड लेबर अगर करवाता है तो, है ना, बंधुआ मजदूरी टाइप जो होती है उससे संबंधित है ये। फिर आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिशन करता है किस चीज़ का? जो बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में, मतलब जो वहाँ पे काम ना करें, ये आर्टिकल 24 उससे संबंधित है। आर्टिकल 25 जो है वो आप किसी भी प्रोफेशन, कोई भी आपका रिलीजन अपना सकते हो, ठीक है ना, आप किसी भी प्रकार की सोच रख सकते हो, ठीक है, तो ये 25 जो है इससे संबंधित है। आर्टिकल जो 26 है ये रिलीजियस आपके जो अफेयर्स हैं आप उनसे संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 इज रिलेटेड टू फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब किसी भी प्रकार के किसी भी संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी, ठीक है, ये आर्टिकल 27 में मेंशन है। एंड द लास्ट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या कहीं पे भी किसी संस्था के अंदर किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को बढ़ावा देने की वहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे कोई अटेंड करे, है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये वाले जो आर्टिकल हैं ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए बराबर हैं। तो यहाँ पे आके हमारा ये जो आर्टिकल्स हैं 12 से 35 और ये संबंधित हैं किससे? मूल अधिकार से। यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो जाता है चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स याद करना और उसके साथ में उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं इसको रिट्स जो है उस पर भी एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।